हाय, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अगर आप हमारा पिछले एक साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो हम बहुत गलत गए हैं। मई 2014 में जब नई सरकार बनी तो हमने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे और कुछ समय तक इक्विटी मार्केट ऊपर गया और उसके बाद करेक्शन चालू हुई। आज इक्विटी मार्केट उस लेवल पे है जहां वो मई 2014 से नीचे के लेवल पे है। तो इन्वेस्टर्स के अच्छे दिन तो नहीं आए। हमने ये भी कहा था कि ब्याज के दरों में कटौती होगी और कुछ हद तक आरबीआई ने ब्याज के दरों में कटौती की, बट जो फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड थे उसका रिटर्न कुछ उतना खास नहीं आया जितना आना चाहिए था, जितनी की उम्मीद थी। तो पिछले एक साल में हम लोग काफी गलत गए हैं। मोर इम्पोर्टेंटली आगे क्या होगा वो बहुत जरूरी है। एंड ये प्रोग्राम करने के हमारे कुछ सेल्फिश रीजन भी है। पिछले 2 सालों में इक्विटी म्यूचुअल फंड में हमें पिछले 10 सालों से ज्यादा पैसा मिला है। एंड ये 2 सालों में जिन्होंने हमें पैसा दिया है उनका एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं हुआ है। सो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनको दिलासा दिलाएं कि यस, पिछले 2 सालों में रिटर्न कुछ कम भले ही आया हो, बट आने वाले 2-3 सालों में रिटर्न अच्छा आ सकता है। उम्मीद है कि जिस तरह से सरकार और इकोनॉमी काम कर रही है, इन्वेस्टर्स के अच्छे दिन भी आएंगे। सो विद दैट बैकग्राउंड आई जस्ट वांट टू स्टार्ट कि पिछले एक साल में क्या गलत हुआ और आने वाले 2-3 सालों में क्या सही हो सकता है। सो हम कह रहे थे कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, फिर भी मार्केट में अच्छे दिन क्यों नहीं आए। तो उसके पीछे एक जैसे जन्म कुंडली में हम कहते हैं कि राहु और केतु का जब प्रभाव होता है तो बुरे दिन आते हैं, उसी तरह भारत की कुंडली में चाइना करके एक देश है जिसका राहु और केतु का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है। ये राहु और केतु क्या है चाइना के? चाइना एक ऐसा देश है जिसने बहुत बड़ी कैपेसिटीज खड़ी की है। भारत एक साल में 70 से 80 मिलियन टन स्टील बनाता है। चाइना एक साल में 800 मिलियन टन स्टील बनाता है, हमसे 10 गुना ज्यादा। आज की तारीख में मार्केट में र्यूमर है कि चाइना का स्टील स्टॉक, उनकी इन्वेंट्री तकरीबन 600 मिलियन टन के आसपास है। हम जितना 7 साल में बनाने वाले हैं उतना स्टील उनके पास आज के तारीख में स्टॉक में पड़ा है। ऑब्वियसली घर पे रहेगा तो जंग लग जाएगी। उनके लिए ये स्टॉक बेचना बहुत जरूरी है और भारत जैसा विशाल देश उनके स्टॉक को डंप करने के लिए बहुत अच्छा मौका देता है। इस वक्त चाइना की डंपिंग की वजह से बहुत सारी कंपनीज हमारे वहां पे नुकसान कर रही है या एक अनइवन कंपटीशन फेस कर रही है। पिछले साल हमने ये नहीं सोचा था कि चाइनीज कंपनीज भारत में आके इस तरह से अपने स्टॉक को, अपने प्रोडक्ट्स को डंप कर पाएगी। आप आज भी मार्केट में लेने जाए कोई भी प्रोडक्ट, चाहे गणपति की मूर्ति हो, चाहे खिलौने हो, चाहे कटलरी की आइटम हो, ये सारी मेड इन चाइना हो चुकी है। अगर आज का टाइम्स ऑफ इंडिया आप पढ़े तो वहां पे एक आर्टिकल लिखा है कैसे दिल्ली के फार्म हाउसेस में फर्नीचर चाइना से लिया जा सकता है। ये एक अनइवन कंपटीशन है चाइना की तरफ से जो हमारी इकोनॉमी को, हमारे कॉर्पोरेट क्षेत्र को थोड़ा सा असर कर रही है और जब तक उसको हम मैनेज नहीं कर पाएंगे तब तक ये प्रॉब्लम बना रहेगा। दूसरी चीज है कि हमने सोचा था कि जैसे जैसे चाइना खराब होगा वैसे वैसे लोग भारत को अच्छा देखेंगे। कुछ रीन की एडवर्टाइजमेंट की तरह कि मेरी शर्ट आपकी शर्ट से सफेद है।
हमारी उम्मीद ये थी कि लोगों ने चाइना में बहुत पैसा लगाया है, और अगर उनकी इकोनॉमी, उनका देश खराब होता हुआ दिखता है तो वो डेफिनेटली भारत जैसे देश में आके निवेश करेंगे। हमारे पास निवेश अच्छा आएगा तो अपने आप इकोनॉमी अच्छी चलेगी। इस वक्त शॉर्ट टर्म में चाइना हमें साथ में नीचे लेके जा रहा है। उसका मेन रीजन ये है कि दुनिया भर के जो फंड मैनेजर हैं वो एक बेंचमार्क इंडेक्स को देख के निवेश करते हैं, जैसे हम सेंसेक्स को देख के निवेश करते हैं। अब दुनिया के सेंसेक्स में चाइना का वेट बहुत बड़ा है, बिकॉज वो हमसे 5 गुना ज्यादा बड़ा है। अब जब चाइना नीचे गिरता है और हम ऊपर जाते हैं तो भी सेंसेक्स, दुनिया का इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स, नीचे आ जाता है। उस गिरते हुए इंडेक्स की वजह से निवेशकों को डर लगता है और वो अपने पैसे इमर्जिंग मार्केट फंड में से रिडीम करता है, निकाल देता है। जब पैसे इमर्जिंग मार्केट फंड में से निकलते हैं तब वो पैसे भारत में से भी निकलते हैं, और इस वक्त हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को वो पैसा चुका रहे हैं। जून 2015 से लेके आज तक फॉरेनर्स ने तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की इक्विटी बेची है। ये दो राहु और केतु इस वक्त भारत की कुंडली के ऊपर हावी है, और जब तक एफआईआईज वापस अपने पैसे लगाने नहीं आए, और जिस दिन भी वो लगाने आएंगे तब डेफिनेटली भारत में निवेश करेंगे, ऐसा हमें लगता है। बट इस वक्त तो हम उन्हें रिडम्पशन दे रहे हैं, और दूसरा, चाइनीज कंपनी के डंपिंग की वजह से हमारी कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है। ये दो चीजों ने मिला के हमारी मार्केट को इम्पैक्ट किया है, और उस वजह से पिछले 1 साल से अगर आप देखें तो स्टॉक मार्केट नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। इसमें एक और चीज भी गलत हो गई, वो मॉनसून थी। पिछले 2 सालों से मॉनसून खराब आ रहा है, उस वजह से रूरल एरियाज में काफी स्ट्रेस बना हुआ है। तो मॉनसून खराब आएगा, बिलो एवरेज आएगा, ये हमें मालूम नहीं था, उसकी भी इम्पैक्ट आ गई। तीसरी जो चीज है वो ये है कि इस वक्त हमारी इकोनॉमी में महंगाई का काफी प्रभाव था। हमारे महंगाई के डर काफी ऊपर चल रहे थे, और उस वजह से आरबीआई ने हमें एक टाइट एक्सरसाइज के ऊपर खड़ा कर दिया, लिक्विडिटी टाइट रखी, ब्याज के दर बढ़ा के रखे। तो इस वक्त हम उसकी भी एक कीमत चुका रहे हैं। शॉर्ट टर्म में ये हमारे लिए नेगेटिव है, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी है। तो बिलो एवरेज मॉनसून, चाइना और आरबीआई इन्फ्लेशन कंट्रोल पॉलिसीज, ये सारी चीजों ने मिला के हमारी मार्केट को इस वक्त एक नेगेटिव रुख दिया हुआ है। हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज है कि यहां से आगे क्या होगा। तो इस वक्त मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स आपके समक्ष रखना चाहता हूं जिससे आपको ये कॉन्फिडेंस मिल सके कि आने वाले दिनों में अच्छे दिन जरूर आएंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं, लेट्स से मारुति सुजुकी की। आप सभी ने मारुति का नाम सुना है। बाहर भी जब मैं आया तो काफी मारुति कार खड़ी थी। यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने मारुति कार रखी हुई है। अब लोगों को अगर मारुति से मर्सिडीज जाना है तो कैसे जा सकते हैं? अगर 6 साल पहले आपने मारुति खरीदी स्विफ्ट, उसके साथ साथ उतने ही पैसों में मारुति के शेयर्स भी खरीदे होते, तो आज आपके घर पे मर्सिडीज कार होती। बिकॉज सिर्फ 6 सालों में मारुति के शेयर्स 6 गुना बढ़े हैं। मारुति से मर्सिडीज जाने का इससे अच्छा रास्ता मुझे नहीं मालूम है। अब इसी मारुति को आप दूसरे तरीके से देखिए। ये कंपनी है, जब वो 100 रुपया प्रॉफिट करती है तो 40 रुपया सुजुकी को जापान में बेचती है रॉयल्टी के हिसाब से।
100 रुपए बनाती है, 40 रुपए सुजुकी को बेच देती है। सुजुकी मारुति में कुछ नहीं बेचती है। मारुति की जो कंपनी है उसका 50% से ज्यादा ओनरशिप सुजुकी के पास है। सो मारुति बेटा है, सुजुकी उसका बाप है। मारुति सिर्फ भारत में गाड़ी बेचता है, सुजुकी दुनिया भर में बेचता है। ऑब्वियसली सुजुकी की वैल्यू मारुति से ज्यादा होनी चाहिए, बिकॉज सुजुकी की वैल्यू में मारुति आधा ऑलरेडी है। सुजुकी दुनिया भर में एक्सपोर्ट करता है, और ऊपर से मारुति जब 100 रुपया बनाता है तो 40 रुपया तो सुजुकी लेके जाता है। लेकिन ये सारे नेगेटिव्स के बावजूद मारुति की वैल्यू सुजुकी से ज्यादा है। बेटा बाप से बड़ा है। फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास ये चॉइस है कि वो सुजुकी के शेयर्स खरीदे और कम रिटर्न पाए, या मारुति के शेयर्स खरीदे और ज्यादा रिटर्न पाए। जिस समय से 2003 से मारुति लिस्ट हुई है, तब से लेके आज तक यूएस डॉलर टर्म्स में ये दुनिया का सबसे अच्छा ऑटोमोबाइल स्टॉक है। इससे अच्छा रिटर्न किसी ऑटोमोबाइल कंपनी ने पूरी दुनिया में नहीं दिया है। इसीलिए हमें कॉन्फिडेंस है कि आज नहीं तो कल ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स सुबह के भूले हुए हैं, शाम तक घर पे वापस आ जाएंगे। उनके पास चॉइस है कि सुजुकी में निवेश करे और कम रिटर्न पाए, या मारुति में शेयर्स खरीदे और अच्छा रिटर्न पाए। मुझे नहीं लगता कि ये लोग सुजुकी के शेयर्स खरीद के खुश रहेंगे। आज नहीं तो कल ये मारुति के शेयर्स लेने आ जाएंगे। एंड जो हमने मारुति और सुजुकी के साथ किया है, वही तकरीबन सारी मल्टीनेशनल कंपनीज और उनके पेरेंट के बीच में हुआ है। हिंदुस्तान लीवर, यूनिलीवर के शेयर्स को आउट परफॉर्म करता है डॉलर टर्म्स में। ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन फार्मा अपने पेरेंट को आउट परफॉर्म करता है। सीमेंस, एबीबी, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, बॉश, ये सारे अपनी पेरेंट कंपनी को यूएस डॉलर टर्म्स में 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल से आउट परफॉर्म कर रहे हैं। और इसी वजह से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भारत में निवेश करने के लिए वापस आएंगे। सो इस वक्त हमारे पास एक मौका है कि जब वो अपना माल बेच रहे हैं तो हम उसमें से खरीद सके। जो मारुति सुजुकी की स्टोरी है, जो बॉश और रॉबर्ट बॉश की स्टोरी है, हिंदुस्तान लीवर और यूनिलीवर की स्टोरी है, वो बहुत सारी कंपनीज में आगे जाते होगी। दूसरी चीज जो बनती है वो ये है कि हम किस तरह से निवेश करें। हमें पता है कि भारत में निवेश करके अगर मारुति जैसी कंपनी पकड़ पाए तो डेफिनेटली पैसा बनेगा। बट क्या हर कंपनी मारुति बनेगी? क्या ऐसी कंपनी नहीं होगी जहां पे 20, 30, 40% भाव गिर सकता है? सो डेफिनेटली आज की तारीख में मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। और अगर आपके पास खुद रिसर्च करने की कैपेसिटी नहीं है, कंपनी के बैलेंस शीट पढ़ने की कैपेसिटी नहीं है, तो आपको म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश करना चाहिए। मैं खुद म्यूचुअल फंड चलाता हूं, तो ऑब्वियसली मेरा सेल्फिश इंटरेस्ट है कि आप लोग आपका पैसा म्यूचुअल फंड के थ्रू लगाएं। मेरे सेल्फिश इंटरेस्ट को बाहर रखते हुए भी मैं फिर भी यही रिकमेंडेशन करूंगा कि आप लोगों को निवेश के लिए म्यूचुअल फंड से अच्छा ऑप्शन बहुत कम रहेगा। कई लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, बट ट्रेडिंग करके पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। उसका एक ही सिंपल रीजन है, ट्रेडिंग में जो दुनिया के सबसे अच्छे ट्रेडर हैं उनकी सक्सेस रेट 40% से ज्यादा नहीं है। सो जब 10 ट्रेड करे, 4 में पैसा बनाते हैं, 6 में खोते हैं। सो 4 ट्रेड का प्रॉफिट 6 ट्रेड के लॉस से ज्यादा होना चाहिए, तभी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। एक एवरेज आदमी जब ट्रेडिंग करने उतरेगा, उसकी स्ट्राइक रेट 10 या 20% होगी। 10 ट्रेड करेंगे, 1 या 2 ट्रेड में पैसा बनेगा, 8 या 9 ट्रेड में पैसा जाएगा।
सो अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो 1 या 2 ट्रेड में उतना पैसा बनना चाहिए जितना आप 8 या 9 ट्रेड में खोने वाले हो। ऑब्वियसली ट्रेडिंग करके पैसा बनाना बहुत ही मुश्किल होगा। इसके लिए मैं आपके समक्ष एक और किस्सा पेश करना चाहता हूं। आप सभी ने HDFC का नाम सुना होगा। ये भारत की एक बहुत अच्छी कंपनी में है। 1991 से इसने काफी अच्छा रिटर्न लोगों को दिया है। अगर हम उस शेयर्स के सालाना हाई लो को देखें तो एवरेज HDFC का शेयर हर साल 45% के आसपास ऊपर नीचे होता है। सो नीचे में 55 का भाव होता है, ऊपर में 100 का भाव होता है। तकरीबन 45% इज द रेंज बिटवीन द हाई एंड लो ऑफ HDFC। सो अगर कोई ट्रेडर स्मार्ट ट्रेडर होता तो हर साल HDFC के शेयर्स लेके और बेच के 45% रिटर्न कमा पाता। इतने सालों से मैं HDFC की AGM अटेंड करता हूं, आज तक कोई ट्रेडर वहां पे आके दीपक भाई को मुबारकबाद नहीं देता कि सर आपके शेयर्स में ट्रेडिंग करके हर साल 45% बनाता हूं, बहुत मजा आता है। कोई आज तक तो नहीं आया। हालांकि उसी HDFC की AGM में ऐसे बहुत सारे शेयर होल्डर्स आते हैं जो दीपक भाई को मुबारकबाद देते कि साहब आपका शेयर्स लिया था 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले, आज उसको बेच के बेटी की शादी हो गई, बेटे को पढ़ाई के लिए भेज रहा हूं और मेरा रिटायरमेंट घर बन गया। लोगों की लाइन लगी रहती है जो दीपक भाई को मुबारकबाद देते हैं कि आप अपनी कंपनी इतनी अच्छी चलाते, हम लोगों ने इतना पैसा बनाया। 1991 से लेके 2015 तक HDFC का शेयर 380 टाइम बढ़ा है। उसका टोटल रिटर्न तकरीबन 79,000% है। 10 रुपए का शेयर 380 टाइम बढ़ के 3,800 रुपया हुआ है, और मैं डिविडेंड को तो काउंट भी नहीं कर रहा हूं। किसी ने ये 79,000% रिटर्न में से 10,000 रिटर्न बनाया, किसी ने 20,000 बनाया, किसी ने 40,000 बनाया। और इसके लिए लोगों की लाइन लगती है ये कहने के लिए कि आपके शेयर्स में से पैसा लगा के हमने अपने बेटी की शादी कर ली, बेटे की पढ़ाई कर ली। बट HDFC के शेयर में इन्वेस्टमेंट करके लोगों का कंपाउंडेड रिटर्न कितना बना? ट्रेडिंग से ऑलमोस्ट आधा। एवरेज रिटर्न कुछ 25% के आसपास है पर साल, और फिर भी 80,000% रिटर्न बनता है। सो ट्रेडिंग में दिखने को 45% रिटर्न है, बनाने को कुछ भी नहीं है। इन्वेस्टमेंट में दिखने को 25% रिटर्न है, ट्रेडिंग से आधा है, लेकिन जिन्होंने निवेश किया उनके लिए सबसे अच्छा है। सो मेरी रिक्वेस्ट लोगों से यही रहेगी, ट्रेडिंग कम करिए, इन्वेस्टमेंट ज्यादा करिए। इन्वेस्टमेंट कैसी की जाए? एक है कि आप खुद रिसर्च करिए, कंपनीज को ढूंढिए, मैनेजमेंट को ढूंढिए और फिर उसमें निवेश करिए। ऑब्वियसली आज की तारीख में ये सब करने के लिए प्रोफेशनल होना बहुत जरूरी है। दुनिया एक बड़े डिसरप्टिव स्टेज से गुजर रही है। एक जमाना था कि अगर आपको टैक्सी कंपनी बनानी है तो आपके पास टैक्सी होनी जरूरी है, अगर होटल कंपनी चलानी है तो होटल रूम होनी जरूरी है। बट आज दुनिया की जो सबसे बड़ी टैक्सी कंपनी है उसे उबेर कहते हैं, और उसके पास एक भी टैक्सी नहीं है। उसने ड्राइवर्स को मोबाइल फोन दे दिया और उनकी गाड़ी को टैक्सी में कन्वर्ट कर दिया, और वो सबको एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे लाके, मोबाइल एप्लीकेशन पे लाके दुनिया की सबसे बड़ी टैक्सी कंपनी हो गई। जो दुनिया की सबसे बड़ी होटल कंपनी है उसके पास एक भी होटल का रूम नहीं है। उसने एक एप्लीकेशन बनाई और आपके और मेरे घर को होटल के रूम में बना दिया। ये कंपनी है एयरबीएनबी। ये दुनिया की सबसे बड़ी होटल कंपनी बनी है।
सो ऑब्वियसली इस टाइप के डिसरप्शन में आपको बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा, बहुत सतेज रहना पड़ेगा अच्छे इन्वेस्टमेंट को ढूंढने के लिए। और अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो बेहतर है कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश करें। म्यूचुअल फंड में निवेश करने का सबसे अच्छा और सरल उपाय है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करने का। अगर आप पिछले 2 साल से एसआईपी कर रहे हैं तो उसका रिटर्न ऑलमोस्ट नेगेटिव होगा, एंड फिर भी मैं कह रहा हूं कि ये अच्छा निवेश करने का उपाय है। क्यों? एक ये जो एसआईपी है वो बाम्बू ट्री की तरह है। आपने सभी ने ये बाम्बू ट्री की कहानी सुनी होगी। जब आप बाम्बू ट्री को प्लांट करते हैं तो पहले 4 साल तक बाम्बू ट्री ज्यादा ग्रो होता नहीं है। 1-2 साल तक तो पता ही नहीं चलता है कि ये बाम्बू ट्री बाहर आएगा कि नहीं आएगा, और तीसरे और चौथे साल जमीन में से कुछ छोटा सा दिखता है, और 5वें साल में वो जाके आसमान को छूता है। एसआईपी भी कुछ बाम्बू ट्री की तरह है। 4-5 साल आप पैसा लगाते रहे, रिटर्न दिखता नहीं है, और फिर सडनली उसमें बहुत अच्छा रिटर्न आ जाता है। बाम्बू ट्री और एसआईपी में एक डिफरेंस है। बाम्बू ट्री में 5वां साल हमेशा 5वें साल पे ही आता है। इक्विटी मार्केट में 5वां साल कभी पहले साल में आता है, कभी छठे साल में आता है। So this is the only difference between SIP and bamboo tree. Today there are about 90 lakh Indians which are investing via SIP, and तकरीबन 23 से 25 हजार करोड़ रुपए हर साल इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। इसमें से बहुत सारे लोगों ने बहुत सालों तक SIP की है, और उनका एवरेज रिटर्न मेरे हिसाब से 15, 16, 17% आया होगा। So SIP is the best way to invest in equity market, and SIP via equity mutual fund is probably a better way to invest into equity market. दूसरी चीज है, आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना जरूरी है। मैं क्यों आपके पास से 5 साल से ज्यादा होराइजन मांग रहा हूं? एंड जैसा मैंने पहले बताया कि इक्विटी मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना जरूरी है। अगर आप कोई बिजनेस सेटअप करते हैं तो क्या वो बिजनेस 1 साल में, 2 साल में ग्रो हो सकता है, या उसे 5-10 साल लगेंगे अच्छा बिजनेस बनाने में? अगर बिजनेस सेटअप करने में, चलाने में, ग्रो करने में 5 से 10 साल लगते हैं तो ऑब्वियसली उस बिजनेस के बेसिस के ऊपर जो शेयर चलता है उसे भी रिटर्न देने में 5 से 10 साल लगेंगे। इसी चीज को एक दूसरे तरीके से देखते हैं। सचिन तेंदुलकर दुनिया का सबसे अच्छा क्रिकेटर है और क्रिकेटर थे। उनके पास भरपूर टैलेंट था, कमिटमेंट था, डिसिप्लिन था। ये सारी चीजों की वजह से वो एकमात्र क्रिकेटर है जिन्होंने 50 से ज्यादा टेस्ट सेंचुरी मारी है, 16,000 से ज्यादा रन किए हैं। बट आपको ये मालूम है कि तेंदुलकर ने कितने बॉल खेले वो रन बनाने के लिए? उन्होंने 29,000 बॉल खेले। अब तेंदुलकर की टैलेंट वाले आदमी को हर बॉल पे छक्का मारना चाहिए। 29,000 गेंदे खेली तो कम से कम 1,50,000 रन तो होने चाहिए। सिर्फ 16,000 रन बनाए। बट अगर तेंदुलकर हर गेंद पे चौके छक्के मारने जाता तो क्या होता? शायद 50 सेंचुरी नहीं बना पाते, शायद 16,000 रन भी नहीं कर पाते। सो इवन फॉर अ पर्सन लाइक तेंदुलकर, पिच के ऊपर खड़े रह के 29,000 गेंदे खेलना जरूरी था ताकि वो वर्ल्ड्स बेस्ट क्रिकेटर बन सके। इक्विटी मार्केट भी कुछ इसी तरह है। यहां पे 20-22 हजार गेंद पे तो खाली आपको विकेट ही बचानी है, और फिर कुछ गेंदें मिलती है जहां पे चौके छक्के मारने हैं। इस वक्त जो 2 साल का पीरियड है वो विकेट बचाने का पीरियड है।
यहां पे अगर आप चौके छक्के मारने जाएंगे तो आपकी विकेट गिर जाएगी। इसी चीज को सेंसेक्स के रूप में देखते हैं। हमने एक रिसर्च की थी 1991 से लेकर 2015 तक। इसमें तकरीबन 5,812 दिन आते हैं, और मैं अपनी मेमोरी से कह रहा हूं तो एक दो दिन गलत भी हो सकता हूं। इसमें तकरीबन 29 दिन ऐसे थे जब मार्केट ने छक्का मारा था, 6% से ज्यादा रिटर्न दिया था, और तकरीबन 90 दिन ऐसे थे जब मार्केट ने 4 से 6% रिटर्न दिया था। सो 5,812 दिन में 29 छक्के थे और 90 चौके थे। ये पूरे 5,812 दिन में आपको सिर्फ 53 गेंद के ऊपर, on 53 days if you remain invested, you would have made about 15% compounded return per annum, which is the market return. So 5,812 दिन में सिर्फ 53 दिन के निवेश करने की वजह से आपको मार्केट का पूरा रिटर्न मिला। बाकी के सारे दिन आपको कोई रिटर्न नहीं मिला। एग्जैक्टली लाइक तेंदुलकर, 5,812 गेंद खेलो, 5,760 गेंदों में एक भी रन नहीं बनेगा, सिर्फ विकेट बचानी है, और 53 दिनों में चौके छक्के मारने हैं जो मार्केट खुद आपके लिए मारेगा, प्रोवाइडेड आप उस वक्त उस दिन पिच पे खड़े हैं। एंड दैट विल मेक यू एज गुड अ क्रिकेटर एज तेंदुलकर। हम लोग क्या करते हैं, वो 5,650 दिनों में पिच के ऊपर तांडव नृत्य करते हैं, और जिस 53 दिनों में पैसा बनना चाहिए, खड़े रहना चाहिए पिच के ऊपर, वहां पे हम पेविलियन में बैठे देख रहे होते हैं। सो इसके लिए मैं आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनने के लिए कहता हूं। अब ऑडियंस में से कोई ये कह सकता है कि नीलेश भाई, अगर आप जितने नॉलेजेबल है, जितना शिवानी आपको बता रही है, तो आप मुझे वो 53 दिन बता दीजिए, मेरा काम हो जाएगा, यहां पे आना सार्थक हो जाएगा। आप में से कुछ लोग टेलीविजन देखते होंगे, वहां पे कई बार लोग आते हैं जो कहते हैं कि आप ये शेयर ले लो तो ये हो जाएगा, वो शेयर ले लो तो वो हो जाएगा। आपने कभी ये सोचा है कि अगर मुझे मालूम है ये 53 दिन चौके छक्के मार सकता हूं, तो मैं नौकरी क्यों करता? मैं नागपुर में आके ये भाषण क्यों देता, खुद ही अपने लिए पैसे बनाता? मुझे ये चीज नहीं मालूम है, इसलिए तो काम करना पड़ रहा है, नौकरी करनी पड़ रही है। मेरी एक छोटी सी बेटी है, वो कई बार कहती है कि पापा मुझे भी टीवी पे जाना है, और मैं उसे कहता हूँ बेटा पहले पढ़ो लिखो, बाद में टीवी पे आप जा सकते हो। तो नहीं पापा, आप भी टीवी पे क्या बोलते, मैं भी वही बोल दूंगी। तो मैं बोला कि बेटी मैं क्या बोलता हूँ? मतलब मैं 25 साल से आपको देख रही हूँ, जब भी टीवी पे कोई भी क्वेश्चन होता है आप हमेशा ये कहते हैं शॉर्ट टर्म में मार्केट ऊपर नीचे होगा, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने रहिए, ठीक ठाक हो जाएगा सब कुछ। तो 25 साल से तो ये बोल बोल के आपकी गाड़ी चली है, तो मैं भी चला लूंगी। फिर मैं डर जाता हूं कि ये तो बेटी ने सत्य कह दिया, बंदी मुट्ठी लाख की होती है, खुली तो खाक की हो जाती है। तो मैं उसको कहता हूँ नहीं बेटा, कभी कभी मुझे चाइना के बारे में लोग पूछ लेते हैं, आपको क्या मालूम चाइना के बारे में? फिर वो वापस चली जाती है। फिर एक दिन अचानक आ गई कि पापा मुझे टीवी पे जाना है। मैं बोला कि अब तू टीवी पे जाके क्या कहेगी? तो बता मैं टेक्निकल एनालिस्ट हूँ। तो बोला टेक्निकल एनालिस्ट तो हमारे खानदान में किसी ने आज तक नहीं किया, तू कैसे करेगी? बोलता है बहुत सिंपल है, किसी भी चीज के ऊपर पूछे, स्टॉक मार्केट के ऊपर, रियल एस्टेट के ऊपर, करेंसी के ऊपर, कमोडिटी के ऊपर, इंडेक्स के ऊपर, इंडिया के ऊपर, चाइना के ऊपर, आपको सिर्फ यही बोलना है आज का भाव 100 रुपया है, अगर कल वो 101 की तरफ जाता है तो 102 तरफ जाने के रास्ते खुल जाते हैं, और अगर 99 की तरफ हो गया तो 98 जाने का रास्ता खुल जाता है। सो प्लीज रिमेंबर, आपको पैसेदार बनाने का ठेका किसी ने नहीं लिया है। दुनिया में सिर्फ एक ही मदर टेरेसा थी, अब नहीं है। जितने लोग टीवी पे आके आपको ज्ञान देते हैं कि ये स्टॉक ले लीजिए, ये भाव पे ले लीजिए, अगर उनको वो आता
तो वो खुद के लिए करते हैं, आपके लिए क्यों करते हैं? मेकिंग मनी इज वेरी वेरी टफ, इट्स नॉट इजी एट ऑल, एंड उसके लिए एसआईपी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दोनों करना जरूरी है। कई बार लोग कहते हैं कि बट नीलेश भाई एसआईपी क्यों? सो मैं उनको कहता हूं कि आप अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए क्या करते हैं, उसके लिए भी आप मेडिसिन में एसआईपी करते हैं। अगर आपको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, तो नॉर्मली डॉक्टर आपको हर दिन की एक टिकड़ी या एक टेबलेट लेने को कहेगा। जो आदमी स्टॉक मार्केट में हमेशा टाइमिंग करने की सोचता है, लमसम इन्वेस्टमेंट करने की सोचता है, वो अपने कोलेस्ट्रॉल के लिए या ब्लड प्रेशर के लिए या डायबिटीज के लिए हर रोज एक टिकड़ी लेता है। कभी ऐसा नहीं सोचता कि एक साथ 365 दिन की टेबलेट ले लेता हूं, कोलेस्ट्रॉल खत्म हो जाएगा। जो चीज आप अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए करते हैं, रेगुलरली टेबलेट लेने की, वही चीज आपको फाइनेंशियल हेल्थ के लिए करनी है, रेगुलर इन्वेस्टमेंट करने की। एसआईपी एक बाम्बू ट्री की तरह है, 4 साल तक पानी लगाते रहना पड़ेगा, 5वें साल पे आसमान को छुएगा। जैसे भारत में मारुति जैसी चीज है, वैसे और भी कंपनीज है, और वो कंपनीज निवेशकों को पैसा बना के देगी। Why are we so confident about market? We are so confident about market because we have certain benefits today which no other country can enjoy. Sorry to interrupt you, sir. uh, नितिन गडकरी जी का आगमन हो गया है। No, no problem. सबसे पहला बेनिफिट जो हमें मिल रहा है वो इस वक्त लोअर ऑयल प्राइस का है। पहले हम $150 बिलियन खर्चा करते थे ऑयल को इंपोर्ट करने में, इस वक्त $80 बिलियन के आसपास खर्चा कर रहे हैं। ये $70 बिलियन हमारी सेविंग्स है। अगर यही ऑयल प्राइस नेक्स्ट 7 साल चलती रही तो हम पूरे भारत को डेट फ्री कर सकते हैं, एक्सटर्नल डेट फ्री कर सकते हैं। ये $70 बिलियन हमारा पैराशूट है, जो आज भले भारत को बाकी देशों के साथ नीचे गिर रहा है, हमारी मार्केट को नीचे गिर रहा है, लेकिन जिस दिन ये पैराशूट की इफेक्ट दिखेगी उस दिन मार्केट अपने आप ऊपर आ जाएगा। ये हमारा सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर है। दूसरी चीज जो है वो ये है कि पहली बार एफआईआई के सामने हम डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को स्टॉक मार्केट में लेके आ रहे हैं। और मैं एक किस्सा कहना चाहूंगा कि कैसे हमने अपने देश के साथ गलती की है। आप सब लोग मानेंगे कि अमेरिका एक महान देश है। अमेरिका महान क्यों बना, उसके पीछे बहुत सारे रीजन है, बट ये एक किस्सा दिखाता है अमेरिका कैसे महान बना। 1929 में जब ग्लोबल डिप्रेशन था, दुनिया भर में मंदी थी, तब अमेरिका की हालत बहुत खराब थी। उस समय वो जितने डॉलर प्रिंट करते थे उसके साथ उनको गोल्ड, सोना अपनी जेब में रखना पड़ता था। जब मार्केट बहुत खराब हुआ, देश मंदी में आ गया, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने यूएस फेड गवर्नर को कहा कि भैया कुछ डॉलर प्रिंट करो, मुझे इकोनॉमी को आबाद करना है, ग्रोथ लाना है। फेड गवर्नर ने कहा कि आप मुझे सोना दीजिए तो मैं डॉलर प्रिंट करूंगा। यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि बाजार में से सोना ले लो। फेड गवर्नर ने कहा कि बाजार में से सोना लेने के लिए भी मुझे डॉलर चाहिए और डॉलर प्रिंट करने के लिए सोना चाहिए, तो ये नहीं हो पाएगा। 1933 में फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने शाम को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नंबर 6102 निकाला। न उन्हें लोकसभा पे की अप्रूवल लेनी पड़ी, न राज्यसभा पे की अप्रूवल लेनी पड़ी,
न उन्हें ऑपोजिशन लीडर को चाय के चर्चा पे बुलाना पड़ा, सिर्फ 5 लाइन का एक लेटर निकला और सारे अमेरिकन सिटीजन्स का सोना नेशनलाइज किया गया। सोने का भाव उस समय $32 पर आउंस था। नेशनलाइजेशन ऑफ गोल्ड हैपेंड एट $20 एन आउंस। और जो लोग सोना अमेरिकन सरकार को वापस नहीं दे, उनके ऊपर $10,000 की पेनल्टी और 10 साल की कड़ी सजा लगाई गई। इधर डर के मारे या देशभक्ति के मारे अमेरिकनों ने अपने मंगलसूत्र, अपनी इयररिंग्स, वीटी, चेन सब निकाल के फेड को दे दिया। इसलिए फेड डॉलर प्रिंट कर पाया, अमेरिकन इकोनॉमी आबाद हुई और कंट्री यहां पे पहुंची। उसके सामने आप हमें देखिए, 1962 में चाइना ने भारत पे वॉर किया था। अगर आपने हकीकत फिल्म देखी है, जो धर्मेंद्र की एक अच्छी फिल्म थी, उसमें दिखाया गया था कि हमारे सोल्जर्स के पास पहनने को जूते भी नहीं थे और फिर भी स्नो वाले माउंटेन में लड़ाई लड़ रहे थे। उसके बाद 1965 में पाकिस्तान से वॉर हुई। हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं था, आर्म्स एम्यूनेशन खरीदने के पैसे नहीं थे। और उस वक्त एक गुज्जू भाई थे, मोरारजी रणछोड़जी देसाई करके, उन्होंने एक कानून निकाला, गोल्ड कंट्रोल एक्ट। उन्होंने किसी भारतीय का गोल्ड नेशनलाइज नहीं किया, सिर्फ ये रिक्वेस्ट की कि अगर आपके पास 40 ग्राम से ज़्यादा सोना है तो आप और सोना मत खरीदिए, ताकि भारत को पैसा बाहर नहीं भेजना पड़े। हम लोगों ने सबने मिलके सोने में काला बाजार चालू कर दिया, गोल्ड स्मगलिंग चालू कर दी, ब्लैक मार्केटिंग चालू कर दी, एंड धीरे 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 करके सोना खरीदते रहे। और इसीलिए भारत आज यहाँ पे खड़ा है। आज की तारीख में हमारे सोने की मार्केट वैल्यू तकरीबन $1 ट्रिलियन के आसपास है। पिछले 10 सालों में हमने $221 बिलियन का सोना इंपोर्ट किया है, एक्सपोर्ट्स नेट करने के बाद। उसके सामने सारे गोरों से मांग बिक के जितने पैसे लाए हैं वो सिर्फ $190 बिलियन है। सो हमने दुनिया को $31 बिलियन सिर्फ पिछले 10 सालों में दिए हैं। अगर ये $1 ट्रिलियन का सोना, सोने की जगह पे हमने बैंक डिपॉजिट्स में, इंश्योरेंस पॉलिसीज में, म्यूचुअल फंड यूनिट्स में लगाया होता, एंड जनरली एक थंब रूल है कि अगर आप $100 का निवेश करो तो पहले साल में $25 की आमदनी होती है। इसे कैपिटल आउटपुट रेशो कहते हैं। लेट्स अज्यूम कि कई सालों से हमने सोना बटोरा है, तो कैपिटल आउटपुट रेशो 1 का हो, तो $1 ट्रिलियन के सोने के निवेश के सामने हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी खड़ी कर पाते थे। आज भारत $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। अगर हमने $1 ट्रिलियन का सोना निवेश नहीं किया होता तो आज शायद 3 या 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी होती है। अगर हम गलती से किसी को ये कह दे, चलो पाकिस्तान के साथ सेटलमेंट करते, कश्मीर दे देते हैं, चाइना के साथ सेटलमेंट करते, अरुणाचल प्रदेश दे देते, तो लोग हमें गद्दार कहेंगे। बट हम लोग सबने मिलके सोने में निवेश करके आधे से ज्यादा भारत खो दिया है। तो हम अपने आप को क्या कहेंगे? क्या एक गरीब देश बाहर के लोगों को पैसा भेज सकता है? इस वक्त सरकार ने गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम इश्यू की है, जो डोमेस्टिक सोने को डोमेस्टिक मार्केट में सर्कुलेट कर सकता है। एक गुज्जू भाई थे, मोरारजी रणछोड़जी देसाई, जिन्होंने हमें काफी गलत बिहेवियर किया। अब दूसरे गुज्जू भाई है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उनको सपोर्ट करिए। आई एम श्योर ये जो गलती हमारी पहले की है उसे हम सुधार पाएंगे। फाइनली, कई बार हम कहते हैं कि सरकार काम नहीं करती है, सरकार डिलीवर नहीं करती है। तो मैं एक किस्सा कहना चाहता हूं कि जब सरकार काम नहीं करे तो भी कैसे पैसा बनता है। जब भारत आज़ाद हुआ और 1965 में हमने पाकिस्तान के साथ जंग की, उस वक्त हमने एक एक्ट बनाया था, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट। उसके तहत जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए, उनकी यहाँ की प्रॉपर्टी हमने जब्त कर ली, और जो लोग पाकिस्तान से भारत आए
उनकी प्रॉपर्टी पाकिस्तान सरकार ने जब्त कर दी। तो ये जब्ती के अंदर कई कंपनीज के शेयर्स भारत सरकार ने जब्त कर लिए। टाटा स्टील, विप्रो, शो वॉलेस, यूनाइटेड ब्रूअरीज, पोद्दार मिल्स, नेपा मिल्स, जेके सिंथेटिक्स, सिंधिया स्टीम नेविगेशन। 1971 में वो सारे शेयर्स की वैल्यू तकरीबन 30 करोड़ रुपए के आसपास थी। सरकार ने उस 30 करोड़ के शेयर्स को लगाए रखा। कंपनीज जैसे जेके सिंथेटिक्स थी, नेपा मिल्स थी, पोद्दार मिल्स थी, उसकी वैल्यू जीरो हो गई। टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, शो वॉलेस, यूनाइटेड ब्रूअरीज, इनमें कुछ पैसा बना, विप्रो में बहुत सारा पैसा बना। बट कुछ नहीं करके, सिर्फ निवेश करके आज उस शेयर्स की वैल्यू तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। 1970 के 30 करोड़, कुछ अच्छे कुछ बुरे, 2016 में 10,000 करोड़ से ज्यादा है। तो कुछ नहीं करके भी स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है। सो मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से यही होगी कि अगर आप भारत को ग्रो करना चाहते हैं तो फाइनेंशियल एसेट्स में पैसा लगाएं। हमें जितना सोना लेना था उससे बहुत ज़्यादा ले चुके हैं, ऑलमोस्ट आधा भारत खो चुके हैं। आने वाले समय के लिए सही तरीके से निवेश करें। इस कंपनी की ओनरशिप अपने पास रखिए। इसमें आपके लिए भी पैसा बनेगा और देश का भी भला होगा। फाइनली इफ आई वांट टू एंड, यहाँ पे कई लोग ऐसे होंगे जो कहते होंगे कि यार पैसों की बात क्यों करें। तो मैं उन्हें सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, क्या आप चाहते हैं कि भारत देश आज़ाद रहना चाहिए हमें? ऑब्वियसली आंसर इज यस। बड़ी मुश्किल से आज़ादी लेके आए हैं। आज की तारीख में हमारी जो लिस्टेड मार्केट कंपनीज है, जो कंपनीज लिस्टेड है इंडिया में, उसमें 25% FII के पास है और 9% FDI के पास है। सो 34% ऑफ लिस्टेड मार्केट कैप इज ऑलरेडी ओन्ड बाय फॉरेनर्स। एंड हमने FII को इंडिया में निवेश करने की अनुमति सिर्फ 1994 से दी है। सो 94 से 2015, 21 सालों में 34% ऑफ भारत फॉरेनर्स के हाथ में है। कुछ समय और दे दिया तो शायद ये 51% ओनरशिप कर लेंगे। अगर हमारी कंपनीज की 51% ओनरशिप बाहर के देश में है, बाहर के मुल्क के लोगों में है, तो क्या हम अपने आप को इकोनॉमिकली आज़ाद कह पाएंगे? क्यों ना हम अपनी कंपनीज की बेनिफिट खुद खाए। और अगर आपको वो चेंज करना है 10 या 15 साल के बाद, तो शायद बहुत देरी हो जाएगी। उसके लिए आज ही जागना जरूरी है। और इसीलिए सोने की जगह पे शेयर्स में निवेश करिए, रियल एस्टेट की जगह पे बैंक डिपॉजिट्स में निवेश करिए, इस कंट्री की ग्रोथ को बनाइए और अपने लिए भी भला करिए। थैंक यू।